तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने आपको परावर्तन पूरी तरीके से पढ़ा दिया है और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है परावर्तन में जो हमने छोड़ा हो। सारे टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, आप जाकर वहां पर सारे टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो आज हम लोगों का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है फिजिक्स में, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आप समझ सकते हो कि प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से कितना प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे और बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रहने वाला है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोगों को जो टॉपिक मिला है आज पढ़ने के लिए वो क्या है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको कैसे हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इसको हम लोग समझा देते हैं आपको। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से हट जाती है थोड़ा बहुत। तो इसी घटना को यानी प्रकाश का अपने एक मार्ग से दूसरे मार्ग में यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर हम परिभाषा की बात करें तो अगर हम चित्र बना के आपको परिभाषा बताएं तो परिभाषा क्या होगी कि देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ क्या होता है, वह पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है। तो ये हमारा क्या है, पृथककारी पृष्ठ। ये है हमारा पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, पृथककारी पृष्ठ है और इस पर हमने ऐसे अभिलंब खींच दिया। इसका नाम क्या है, अभिलंब है, अभिलंब। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो वीडियो को थोड़ा थोड़ा मतलब धीमा करके थोड़ा सा जो हम बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। तो क्या होगा प्रकाश का अपवर्तन, तो हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाने का मतलब होता है वह उसी रास्ते पर न जाकर थोड़ा बहुत या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ मुड़ जाती है। जैसे इस प्रकाश किरण को देखिए, यह प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से सीधा, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा न जाकर अभिलंब की तरफ झुक गया है। तो इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा समझ में आई होगी। सिंपल सी परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। जैसे जो ये प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये जो प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक रही है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण।
यानी आने वाली किरण को हम लोग बोल देते हैं आपतित किरण, और जो अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण इधर निकल रही है यानी दूसरे माध्यम में जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपवर्तित किरण। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। यानी पृथककारी पृष्ठ पर अगर कोई लंब खींच दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच, या यूं कहें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको नाम देते हैं कोण आई, और ये आपका होता है आपतन कोण। ये क्या होता है? आपका आपतन कोण होता है। ठीक है, और हम देखें यहाँ पर तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको नाम दे देते हैं कोण आर, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? आपतित किरण, यानी जो प्रकाश किरण आ रही है पृथककारी पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में जा रही है उसको बोल देते हैं हम लोग आपतित किरण, और जो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में जा रही है उसको बोल देते हैं अपवर्तित किरण। और यहाँ पर पृथककारी पृष्ठ पर जो ये लंब खींचा गया है इसको नाम देते हैं अभिलंब। इतना बात समझ में आया? फिर हमने आपको बताया कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण आई होता है, और इसको बोलते हैं आपतन कोण। फिर हमने आपको बताया कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। यहां तक बात समझ में आई? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है समझ में आया? अब सबसे बड़ा रीजन आपको ये दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए प्रकाश का अपवर्तन होता ही क्यों है? मतलब ऐसा क्या कारण है कि ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे सीधी न जाकर अभिलंब की तरफ झुक गई, या अभी हम आपको दिखाएंगे कि अभिलंब से प्रकाश किरण दूर भी जा रही है। ठीक है, तो क्यों ये अभिलंब के पास आती है या क्यों अभिलंब से दूर जाती है, इसका कारण क्या है? तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है आपका? ये तो खत्म हो गया, प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा था। परिभाषा हमने आपको बता दिया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। हमने आपको यहाँ पर आपतित किरण के बारे में बताया, अपवर्तित किरण के बारे में बताया, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब और पृथककारी पृष्ठ क्या होता है समझा दिया पूरी तरीके से। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। प्रकाश के अपवर्तन का कारण। ठीक है, यानी ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो यहाँ पर सिंपल सा रीजन ये दीजिएगा आप, प्रकाश के अपवर्तन के कारण में प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलना, यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे बताएं कि जब प्रकाश की किरण सूर्य से, कहाँ से? सूर्य से, फिर से हम सूर्य गलती लिख रहे हैं। जब प्रकाश किरण सूर्य से चलती है कहाँ पर आती हैं? पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आ रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसको आप रिलेट कर पाओगे, यानी समझ पाओगे कि हाँ ऐसी घटना हो रही है। देखो, जब प्रकाश की किरण सूर्य से चलती है तो सूर्य से चलती है, पृथ्वी पर आती है, तो इसके बीच जो माध्यम रहता है वो निर्वात रहता है। क्या रहता है? निर्वात। निर्वात रहता है, इसका मतलब ये है प्रकाश की किरण बिना किसी रुकावट के एकदम अपनी फुल स्पीड में पृथ्वी की तरफ आ रही होती है, लेकिन
जैसे ही पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, तो वो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित होने की वजह से आपको जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि वहां पर जो प्रकाश किरण होती है वो जहां पर तारा वास्तविक में होता है वहां पर नहीं होता, बल्कि वहां से दूर चला गया होता है और हमको दिखाई देता है कि तारा अभी वहीं पर है। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। ठीक है, वैसे भी तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के प्रकिरण की घटना की वजह से होता है। ठीक है, यानी प्रकाश का प्रकिरण का मतलब क्या होता है कि प्रकाश किरणों का धूल कण आदि से टकराकर फैल जाना। ये टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का कारण। इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो बस हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमारे अगले टॉपिक में है। अभी फिलहाल हम लोग शुरुआती दौर में हैं, अभी हम लोग अपवर्तन सीख रहे हैं, तो इतना डीप नॉलेज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अभी नहीं लेंगे। अभी हमारा जो अगला क्लास आएगा उसमें एक स्पेशल टॉपिक ही रहेगा कि आखिर अपवर्तन की घटना में आपका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और उसके बाद वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलना। यानी प्रकाशिक माध्यम को बदलते हुए प्रकाश अपनी चाल को भी क्या करता है, बदल देता है। जैसे एग्जाम्पल के से हम समझाएं, मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका मान लेते हैं वायु है। ठीक है, ये आपका अभिलंब खींच दिए, और ये आपका मान लेते हैं जल है। ये क्या है, आपका जल है। एक माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है आपका जल। अब कोई प्रकाश की किरण को हम वायु से जल में ला रहे हैं, वायु से कहाँ ला रहे हैं, जल में, तो हम देखते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ये अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल देने की और कोशिश करें तो आप क्या ले लीजिए, एक कांच का ग्लास ले लीजिए। ठीक है, एक कांच का ग्लास ले लीजिए और इस कांच के ग्लास के एक किनारे पर आप एक पेंसिल को ऐसे डुबो दीजिए। आप देखोगे कि ये पेंसिल ऐसे आगे दिखाई देना चाहिए था हमको, लेकिन ये पेंसिल आगे न जाकर इस तरीके से आपको टेढ़ा दिखाई देगा। इस तरीके से क्या दिखाई देने लगेगा, टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। जब आप पेंसिल को पानी में से डुबो दोगे तो पेंसिल सीधा आपको नहीं दिखाई देगा, पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि देखिए वो अभिलंब की तरफ क्या हो रहा है, झुक रहा है। तो यही कारण है कि जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वायु और जल का, तो हमने कहा जब कोई प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि आप जानते हो जो वायु के कण होते हैं वो जल की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं। वायु के जो कण होते हैं वो जल की अपेक्षा काफी दूर दूर होते हैं। ठीक है, और जल के कण जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, इतना भी आपका दूर नहीं होता जितना वायु का कण होता है। तो होता क्या है इसमें, जैसे मान लेते हैं ये कण है। ठीक है, ये आपका देखिए वायु का कण है जो काफी दूर दूर पर है, और ये जल का कण है जो कि क्या है, पास पास में स्थित है। अब होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण वायु से चलेगी तो इसके कण दूर दूर हैं, तो जगह आराम से मिल जाती है प्रकाश किरण को आगे बढ़ने की। तो ये बड़ी सटीकता से आगे बढ़ता है अपनी फुल स्पीड में। लेकिन जैसे ही ये माध्यम जल में प्रवेश करता है, जल के कण इसको क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास में ये निकलने के चक्कर में कि हमको बस जगह मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं, ये अपने मार्ग को बदल देता है। मतलब जो रास्ता ये पाता है उसी रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ जाता है। इसी को यही कारण है कि जो प्रकाश का अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है इसमें प्रकाश किरण या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझ में आई?
अब यहाँ पर हो गया प्रकाश का अपवर्तन क्या था और प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या था, दोनों समझ में आया। प्रकाश के अपवर्तन का कारण अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप सिंपल सा जवाब दीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालों से गति करता है, जिसकी वजह से वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बात समझ में आई। एक रीजन, आपका मेन रीजन यही है कि प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से चलता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया प्रकाश के अपवर्तन का कारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आगे है अपवर्तन के नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा टॉपिक है हम यहां पे लिख देते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाने से पहले हम एक टॉपिक और आपको बता देना चाहते हैं। वो टॉपिक क्या है, वो है आपका माध्यम। आप कहोगे सर माध्यम तो आप पहला पाठ में बताए थे, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। यहाँ माध्यम जो है वो थोड़ा अलग है। वो कौन सा माध्यम है, माध्यम में दो माध्यम आते हैं अपवर्तन के हिसाब से। एक होता है आपका सघन माध्यम और एक होता है आपका विरल माध्यम। एक होता है आपका सघन माध्यम और एक होता है आपका विरल माध्यम। अब ये सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि नियम जो आपको इसके बाद बताएंगे उसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। इससे पहले आपको सीखना है कि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। ठीक है, तो सघन माध्यम का मतलब ही होता है सघन। सघन का मतलब होता है बहुत पास पास में। ठीक है, माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश चलता है, यानी एक ऐसा माध्यम जिसमें जो माध्यम के कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी जिनमें प्रकाश चल रहा है उसके जो माध्यम के कण हैं वो बहुत पास पास हों। जैसे जल। जल जो है, जल में अगर हम प्रकाश की किरण को देखें तो प्रकाश की किरण को चलने में थोड़ा सा क्या होता है, तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है, क्योंकि इसके जो कण हैं वो हवा की अपेक्षा क्या है, काफी पास पास होते हैं। तो जल आपका क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। लेकिन अगर हम इसी हवा को यानी वायु को देखें, वायु के कण काफी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश को चलने में दिक्कत नहीं होती। तो वायु जो है आपका वो क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जल सघन माध्यम है और वायु विरल माध्यम है। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि वायु आपका विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। हमारे कहने का मतलब ये है सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो काफी पास पास होते हैं, जैसे में जल के कण हैं। ठीक है, यानी सघन माध्यम क्या है, वह माध्यम है जिसमें माध्यम के कण काफी पास पास होते हैं। अब वो जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। आप कहोगे सर वायु कैसे, अभी तो आपने बताया कि वायु विरल माध्यम में। नहीं, हमने कहा वायु विरल माध्यम है जल के सापेक्ष, यानी जल के कणों की अपेक्षा वायु के जो कण हैं वो काफी दूर दूर हैं, जिसकी वजह से जो वायु है वो विरल माध्यम बना और जो जल है वो सघन माध्यम बना। लेकिन एक्चुअल में अगर हम कहें वायु भी सघन माध्यम बन सकता है, तो किसकी अपेक्षा बन सकता है, निर्वात की अपेक्षा। निर्वात मतलब जहां वायु है ही नहीं। जब वायु है ही नहीं तो वहां पर प्रकाश आराम से चलेगा, और जब प्रकाश वायु में प्रवेश करेगा तो ऐसे समझिए कि प्रकाश उस माध्यम से आ रहा है जहां पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ये वायु है, वायु में तमाम प्रकार के धूल कण गैसें मिली होती हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश को थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास करती हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास करती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो निर्वात के सापेक्ष वायु क्या हुआ,
सघन माध्यम हुआ और निर्वात क्या हो गया, विरल माध्यम। ठीक है। और अगर हम जल के सापेक्ष वायु को देखें तो वायु आपका विरल माध्यम हो गया और जल क्या हो गया, सघन माध्यम। यानी ऐसे माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम को हमको या विरल माध्यम को निर्धारित करना होता है जिनमें प्रकाश की किरणें नहीं, जो माध्यम के कण हैं वो या तो पास पास होते हैं या तो दूर दूर होते हैं। यानी दो माध्यमों को आपको चुनना है और दो माध्यमों में देखना है कि जिस माध्यम के कण दूर दूर हैं दूसरे माध्यम की अपेक्षा, वो सघन माध्यम न होकर विरल माध्यम होता है, और जिनके कण पास पास हैं उनको हम सघन माध्यम बोल देते हैं। तो जल हमारा क्या है, सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि जो वायु के कण हैं उनकी अपेक्षा जल के कण क्या हैं, पास पास हैं। तो जल क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। यानी वायु के सापेक्ष मतलब वायु से तुलना करें तो देखें जो जल के कण हैं वो पास पास हैं, मतलब जल क्या है, सघन माध्यम है। और जल के सापेक्ष वायु क्या है, वायु है आपका विरल माध्यम। बात समझ में आई? ये बात बहुत गहरी है, बहुत कम लोगों को समझ में आता है। बहुत बार हम समझाते हैं, लोगों को बहुत कम समझ में आता है कि सर ये सघन विरल क्या है। ठीक है, तो बस हम उनको इतना बताते हैं कि बस इतना ध्यान रखो, सघन मतलब पास पास, विरल मतलब दूर, और वो उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ सर सही है। बट एक्चुअल में रीजन जब उनको समझाते हैं तो कन्फ्यूजन आ जाता है कि सर किसको सघन माने किसको विरल माने। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जिसके कण पास पास रहेंगे वो सघन होगा और जिसके कण दूर दूर रहेंगे वो विरल होगा। बात समझ में आई? तो ये जो दो माध्यम है इसको आपने समझ लिया। अब इसके नियम भी जान लीजिए। नियम क्या होता है, देखिए नियम क्या होता है यहां पर इसी में समझा देते हैं। इसको थोड़ा सा यहां पर उलट देते हैं, ऐसे इस तरीके से, तब ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए यहां पर अगर हम मान ले ये विरल माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये वाला कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, ये वाला आपका विरल माध्यम है और ये वाला क्या है आपका, सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। बात समझ में आया? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यह पहला नियम था। दूसरा नियम जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी अगर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, और अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। देखिए यहाँ पर काफी दूरी ज्यादा है, यहाँ पर दूरी कम है। मतलब यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, और अगर इधर से कोई प्रकाश किरण गुजारेंगे तो यह अभिलंब के पास आ जाएगी। इतना बात समझ में आया? ये था आपका माध्यम जो कि सघन माध्यम और विरल माध्यम था। हमने बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक होता है सघन और विरल, किसको सघन माने किसको विरल माने, समझ में लोगों को बड़ा कम आता है। ठीक है, और उसके बाद हमने सघन माध्यम विरल माध्यम बताने के बाद आपको नियम समझाया, 2 नियम। एक हमने बताया कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। दूसरा हमने कहा कि अगर प्रकाश किरण विरल से नहीं सघन से विरल में जाए, यानी अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना बात समझ में आया? अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजों को हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं?
तो जैसे आपने परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, सेम टू सेम, यहाँ पर भी आप वैसे ही पढ़ोगे कि प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, दो नियम हैं। यानी आपसे कोई पूछे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आपका जवाब होगा दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो देखिए पहला नियम समझ लेते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण, ये वाली आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में मिलते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आप यहाँ अगर चित्र में देखोगे तो आपको नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी क्लास में ही आपको याद करवा दे रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए सारा चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत आदत पड़ जाए चित्र के माध्यम से चीजों को समझने की। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला जो नियम है वो क्या है आपका? प्रकाश का जो आपतित किरण होता है, अभिलंब होता है और अपवर्तित किरण होता है, वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। वो तीनों कहाँ मिलते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो पहला नियम समाप्त हो गया। सोचिए इतना सरल है आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आया, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब दूसरा नियम सुनिए। दूसरा नियम क्या कहता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर दो माध्यम है, एक है विरल माध्यम और एक है सघन माध्यम। तो परिभाषा या नियम कैसे बनता है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या बोलते हैं साइन को। साइन का जो हिंदी में नाम होता है वो ज्या होता है। ठीक है, और कॉस का हिंदी में नाम होता है कोज्या, टैन का होता है स्पर्श ज्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है दूसरा वाला नियम, इन्हीं दो माध्यमों के लिए यहाँ पर आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बोले तो साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण बोले तो साइन आर। तो अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। फिर से नियम सुन लीजिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग प्रथम माध्यम, ये जो है आपका प्रथम माध्यम है और ये द्वितीय माध्यम है, क्योंकि प्रकाश किरण प्रथम माध्यम से चलकर द्वितीय माध्यम में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यन है इसको बोलते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। यानी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर यन, जहां यन क्या है? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। इतना बात समझ में आया? अब अगर हम देखें, अगर हम देखें कि प्रथम माध्यम को n1 से दर्शा दें, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हम n1 रख दें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा गोचा हो जा रहा है, मतलब बहुत सारा चीज हम यहीं में लिख दे रहे हैं, लेकिन ये हर एक चीज आपके काम की है। जब आपका बोर्ड पेपर आएगा तो आप देखना कि चीजें यहीं में से फंसेंगी। हमने पिछला भी वीडियो यानी प्रकाश के अपवर्तन में भी बहुत सारी चीजों को लिखवाया नहीं है, हम वही चीजें लिखवाते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इस बोर्ड पर एक बार लिखना फिर मिटाना फिर लिखना कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल भरा काम हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से हम इसको बोल बोल के आपको बता दे रहे हैं। अगर ये आपका डिजिटल बोर्ड टाइप का होता, यानी डिजिटल वाला होता, तो हम क्या करते यहाँ पर एक तरफ पूरा का पूरा पीपीटी लगा देते और उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती पहले से ही। ठीक है, जिसको हम पहले से ही टाइप करके लिखे रहते, चित्र वगैरह सारा कुछ बना रहता, हम आते बस आपको समझा के चले जाते, आराम से आपको बढ़िया से और समझ में आता। फिलहाल अभी हम लोग लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बार लिखेंगे फिर चित्र बनाएंगे फिर मिटाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी,
और हमको एक वीडियो के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर हम 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं तो कम से कम हमको 3 घंटे लगेंगे उसको बनाने में, क्योंकि उसको एडिट करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा आपको कि बोल बोल के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लिखना चाहते हो परिभाषा, तो परिभाषा आराम से लिख सकते हो। जैसे हम बोल दे रहे हैं, फिर वीडियो को रोक लो, फिर वही जो बोले हैं सुनकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, वही परिभाषा आपका बन जाएगा। हमने क्या बताया आपको, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, जिसको प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बोल देते हैं। और ये जो आपका साइन आई बटा साइन आर बराबर एन आया है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम, यानी इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल एक वैज्ञानिक रहे होंगे जिन्होंने इस नियम को दिया है, तो इसका क्या नाम पड़ा? स्नेल का नियम। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपके प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n1 है और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो n2 है, तो अगर हम बोले प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक देखिए ऐसे लिखते हैं। प्रथम माध्यम वन यानी 1n2 बराबर, यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। इसको पढ़ने में बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि प्रथम माध्यम कौन सा है, द्वितीय माध्यम कौन सा है, कैसे अपवर्तनांक निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको पढ़ने का तरीका जान लीजिए कैसे होता है। देखिए 1 लिखा है ना, तो इसको पढ़ेंगे प्रथम माध्यम के सापेक्ष। 2 लिखा है तो पढ़ेंगे द्वितीय माध्यम का। n लिखा है तो इसको बोलेंगे अपवर्तनांक। तो क्या बना? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो जब हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं तो इसका मान क्या लिखते हैं? यहाँ पर जो 2 लिखा है यानी यहाँ पर जो मान लिखा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर बटा का चिन्ह लगाते हैं। जो यहाँ पर मान लिखा होता है इसको नीचे लिखते हैं। यानी प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो होगा आपका n2। हमने कहा ना दूसरा वाला पहले लिखते हैं, बटा n1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझा दिया। इसमें 2 नियम होते हैं। पहला नियम हमने आपको बताया कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। फिर हमने आपको बताया कि इन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपका आपतन कोण की आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का जो मान होता है वो एक नियतांक होता है। ये जो n है ये क्या है? एक नियतांक है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। फिर हमने कहा देखिए जो दूसरा वाला नियम है यानी n बराबर साइन आई बटा साइन आर, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ी। कहानी आगे ये बढ़ी कि अगर हम पहले माध्यम के अपवर्तनांक को n1 से दर्शा दें। अच्छा, n1 जो हम लोग निकाले हैं वो किसके सापेक्ष निकाले हैं? वो निर्वात के सापेक्ष है। यानी निर्वात के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और वही निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसी में इन दोनों माध्यमों में से अगर पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु है, तो निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर एक टॉपिक हमने और ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारा ये भर गया है। आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि फूल पत्ती टाइप ऐसे बना है, बट ये भर चुका है। इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें काम है अभी।
देखिए यहाँ पर हमारा था N2, हम क्या कर रहे हैं कि अगर प्रथम माध्यम को निर्वात अथवा वायु मान लिया जाए तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो एक टॉपिक हमने आपको और बता दिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है यहां पर लिख भी देते हैं, यदि प्रथम माध्यम, यदि प्रथम माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो, यदि प्रथम माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, हमने इसको लिख ही दिया। क्या लिखा हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि यदि प्रथम माध्यम निर्वात अथवा वायु हो तो जो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक आएगा वो क्या आएगा, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। यानी उसका नाम क्या रख देंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक रख देंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें कम से कम 3 या 4 टॉपिक को हमने मतलब कि क्लियर किया। पहला हमने आपको बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जिसमें हमने आपको बताया कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चित्र बनाकर हमने आपको अपवर्तन समझाया। फिर हमने आपको बताया अपवर्तन का नियम। उसके बाद हम लोग माध्यम पर चले गए थे। माध्यम था हमारा सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम विरल माध्यम को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। फिर हमने आपको समझाया कि देखिए ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में भी हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने प्रकाश के अपवर्तन से बहुत कुछ चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको आने लगी होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी प्रकाश का अपवर्तन आपका समाप्त नहीं हुआ है। ये तो पहली क्लास थी। ठीक है, पहली क्लास में हमने आपको अपवर्तन समझा दिया है। अभी आपका वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्रम, ठीक है, रेले का नियम क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको अभी आपको समझानी है। तो ये दूसरी क्लास, तीसरी क्लास यानी 2-3 क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। फिर हम बढ़ जाएंगे लेंस में। लेंस को पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। ऐसे करते करते हम लोग पूरा का पूरा प्रकाश पढ़ लेंगे। प्रकाश पढ़ने के बाद हम लोग विद्युत पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है जो सारी चीज़ें हमने आपको बताया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आप तक वीडियो पहुंचता है, नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप वीडियो को देख लेते हो, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। आप ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।